हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं? सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न हैं। आप स्वयं को और अपने एक मित्र को ही लीजिए कि दोनों की लंबाई एक समान है। क्या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र की नाक जैसी दिखती है? क्या आपकी और आपके मित्र की हथेली का आकार समान है? यदि हम अपनी और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो हम क्या देखेंगे? निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हम में और हमारे मित्रों के बीच बंदर की अपेक्षा अधिक समानताएं हैं। परंतु जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं तब हम देखते हैं कि गाय की तुलना में बंदर और हम में अधिक समानताएं हैं। क्रियाकलाप 7.1 हमने देसी और जर्सी गाय के बारे में सुना है। क्या एक देसी गाय जर्सी गाय जैसी दिखती है? क्या सभी देसी गाय एक जैसी दिखती है? क्या हम देसी गायों के झुंड में जर्सी गाय को पहचान सकेंगे? पहचानने का हमारा आधार क्या होगा? अब हम लोगों को तय करना है कि कौन सी विशिष्ट लक्षण वांछित समूह के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम यह भी तय करेंगे कि किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है। अब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूहों के बारे में सोचें। हम एक और जहाँ सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नील हेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ कीट जैसे मच्छरों का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है। जैव विविधता रंगहीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी पाई जाती है। हमारे चारों ओर की इस असीमित विभिन्नता को विकसित होने में लाखों वर्ष का समय लगा है। इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत छोटा हिस्सा है, इसलिए उनके बारे में हम एक एक कर विचार नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे, जिससे हम उनको विभिन्न वर्गों में रख सकेंगे। फिर विभिन्न वर्गों व समूहों का अध्ययन करेंगे। जीवन के इन विभिन्न रूपों की विभिन्नता का अध्ययन करने के अनुरूप समूह बनाने के क्रम में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो जीवधारियों के में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इसी पर जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूहों का निर्धारण निर्भर करेगा। इन समूह में से छोटे समूह का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाएगा। वर्गीकरण का आधार क्या है? जीवों के समूह के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से किया जाता रहा है। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल तथा वायु में रहने के आधार पर किया था। यह जीवन को देखने का बहुत ही सरल किंतु भ्रामक तरीका है। उदाहरण के लिए समुद्रों में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल, कोरल, हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, ये कई मायने में एक दूसरे से काफ़ी अलग है। इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास है। अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूहों में बांटना ठीक नहीं है। इसलिए हमें अब यह निर्णय करना है कि किन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर बृहद वर्ग का निर्माण किया गया। उनके बाद हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को उपसमूह में बांट सकते हैं। नए लक्षणों के आधार पर समूह के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। इस विषय में आगे बढ़ने से हमें लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा। जब हम जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इस समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं, जिसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सके। वास्तव में यही उनका लक्षण है, व्यवहार होता है। यह कहे कि यही उन जीवों का रूप और कार्य होता है। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है। उदाहरण के लिए हम में से ज़्यादातर लोगों के एक हाथ में 5 उंगलियां होती है, जो एक लक्षण है। उसी तरह हमारे दौड़ने की क्षमता और बरगद के पेड़ के ना दौड़ पाने की क्षमता भी एक लक्षण है। अब हम देखेंगे कि कुछ लक्षणों को कैसे अन्य की तुलना में ज़्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हम विचार करें कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है। दीवार में प्रयोग में लाए गए पत्थर विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ऊपर की ओर लगे पत्थरों का आकार
प्रकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन निच स्तर के पत्थरों के आकार से उनके ऊपर वाले पत्थरों का आकार अवश्य प्रभावित होता है। यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर लगे पत्थर जीवों के उन लक्षणों के समान है जो जीवों के बृहत्तम वर्ग को निर्धारित करते हैं। ये लक्षण जीव के दूसरे किसी भी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर तो निर्भर रहते हैं तथा बाद के स्तर के प्रकार को निर्धारित करते हैं। ठीक इसी तरह हम जीवों के वर्गीकरण के लिए भी परस्पर संबंधी लक्षणों का एक पदानुक्रम बना लेते हैं। आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति में प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधी अभिलक्षणों को दृष्टिगत कर रखते हैं। आइए हम ऐसे लक्षणों पर गौर करें। एक यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोशिकीय क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षतापूर्वक होती है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते हैं, उनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भिन्न होती है। इसका असर कोशिकीय संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता होती है, क्योंकि वे किसी खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो सकते हैं। इसलिए केंद्रक वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण हो सकता है। प्रश्न उठता है, क्या कोशिकाएं अकेले पाई जाती है या फिर एक साथ समूह में पाई जाती है, या अविभाज्य समूह में मिलती है। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती है, उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। शारीरिक संरचना में सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती है, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। यही वजह है कि जीवों की शारीरिक संरचना में इतनी विभिन्नता होती है। किसी के परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि एक अमीबा एक कृमि की शारीरिक बनावट में कितना अंतर है। क्या जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना में आवश्यक भिन्नता पाई जाती है। जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनमें शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है? इसी तरह जंतुओं में किस तरह शरीर विकसित होता है? शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं? इन प्रश्नों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह विभिन्न लक्षणों का पदानुक्रम विकसित होता है। वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। यही लक्षण वर्गीकरण के दौरान उपसमूह और फिर बाद में बड़े समूह में विभाजन का आधार बनते हैं। वर्गीकरण और जैव विकास सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है और उनका वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। इससे समय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है, तो यह शरीर में बाद में होने वाले कई परिवर्तनों को प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में, शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं, उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है। इससे यह पता चलता है कि जीवों के वर्गीकरण का जैव विकास से कितना नज़दीक संबंध है। जैव विकास क्या है? हम जितने भी जीवों को देखते हैं, वे सभी निरंतर होने वाले परिवर्तनों की इस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम हैं, जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक है। जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में लिखा या दिया। जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हम पाते हैं कि कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जीव समूहों को जो समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहले प्रकार के जीवों को आदिम अथवा निम्न जीव कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत तथा उच्च जीव कहते हैं। लेकिन ये शब्द उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इससे उनको विभिन्नता का ठीक से पता नहीं चलता। इसके बजाय हम इनके लिए पुराने जीव और नए जीव का शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है। इसलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जाता है। वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमित संरचना। अर्सट हैकल, रॉबर्ट विहटकर 1969 और कॉल बॉस 1977 नामक जैव वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को जगत किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया।
विहटकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण 5 जगत है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये समूह कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। बॉस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को ऑर्की बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में बांट दिया, जो प्रयोग में लाया जाता है। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उप समूह में वर्गीकृत किया गया, जैसे जगत, किंगडम, फाइलम, जंतु, डिवीजन, पादप, वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस, जाति, स्पीशीज। यहाँ पर नोट दिया गया, जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न जीव रूपों में पाए जाने वाली विविधता से है। यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इंगित करता है। ये विभिन्न जीव न सिर्फ एक समान पर्यावरण में रहते हैं, बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातियों का स्थायी समुदाय अस्तित्व में आता है। आधुनिक समय में मनुष्य ने इस समुदाय के संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में किसी समुदाय की विविधता भूमि, जल, जलवायु जैसे कई चीज़ों से प्रभावित होती है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती है, जबकि हमें सिर्फ 10 लाख या 20 लाख प्रजातियों की ही जानकारी है। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है, जहाँ पौधों और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है, अतः यह क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से ज़्यादा भाग कुछ एक देशों जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है। जगत, किंगडम के बारे में जैसा कि हम बोल रहे थे कि इस प्रकार वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूहों में बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुँचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति, स्पीशीज है। अतः किन जीवों को हम एक जाति के जीव कहेंगे? एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफ़ी समानता होती है तथा वह जनन कर सकते हैं। विहटकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नतम हैं। मोनेरा, इन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं और ना ही उनके शरीर बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें पाई जाने वाली विविधता अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है। इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण आए परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। उदाहरणतः जीवाणु, नील हरित शैवाल तथा साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा। कुछ उदाहरणों को चित्र 7.1 में दिखाया गया है। 7.3.2 प्रोटिस्टा, इसमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती है। स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरणतः एक कोशिका शैवाल, डायएटम, प्रोटोजोआ इत्यादि। उदाहरणों के लिए चित्र 7.2 देखें, जिसमें यहाँ पे पैरामीशिया, प्रोटोजोआ के जो चित्र दिखाए गए हैं। फिर है फंजाई, ये विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव है। इनमें से कुछ पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। कई अन्य आतिथ्य जीव के जीवित जीव द्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। उदाहरणतः ईस्ट मोल्ड मशरूम। उदाहरण के लिए चित्र 7.2 देखें। कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती है, जिसे सहजीविता कहते हैं। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं।
प्लांटी, इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा जाता है। चूंकि पौधे और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं, अतः इन उपवर्गों की चर्चा बाद में खंड 7.4 में करेंगे। जीवधारी को बांटा जाता है प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी। फिर यूकैरियोटी एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में आते हैं प्रोटिस्टा और बहुकोशिका में आता है कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। कोशिका भित्ति सहित फर्दर डिवाइड है प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले और प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम। प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले में फंजाई आता है और प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है प्लांटी। कोशिका भित्ति रहित होता है एनिमेलिया। एनिमेलिया, इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। इस उपवर्ग की चर्चा हम बाद में करेंगे। प्लांटी, पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण इन तथ्यों पर आधारित है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विकसित एवं विभेदित है अथवा नहीं। वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है। तत्पश्चात वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पौधों में बीज धारण की क्षमता है अथवा नहीं। यदि बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित है अथवा नहीं। थैलोफाइडा, इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। यह मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। उदाहरणतः यूलोथ्रिकस, क्लैडोफोरा अल्फा, स्पाइरोगायरा, कारा इत्यादि। फिर है बायोफाइडा, इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। इस पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। उदाहरणतः मॉस, फ्यूनेरिया और मोरकेशिया। अब है टेरिडोफाइडा, इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़ तथा तना पत्ती में विभाजित होता है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। उदाहरणतः मॉर्सिलिया, फर्न, हॉर्स टेल इत्यादि। इन तीन समूह के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, अतः यह क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। दूसरी ओर ये पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित तथा विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, फेनरोगैम कहलाते हैं। बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होते हैं। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास या अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः दो वर्गों में विभक्त किया जाता है: जिम्नोस्पर्म नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे और एंजियोस्पर्म फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। जिम्नोस्पर्म, इस शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों जिम्नो और स्पर्मा से मिलकर हुई है, जिसमें जिम्नो का अर्थ है नग्न तथा स्पर्मा का अर्थ है बीज, अथवा इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं, उदाहरणतः पाइनस तथा साइकस। फिर है एंजियोस्पर्म, यह दो ग्रीक शब्दों एंजियो तथा स्पर्मा से मिलकर बना है। एंजियो का अर्थ है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ है बीज। इन्हें पुष्पीय पादप भी कहा जाता है, अर्थात इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है। बीजों में बीजपत्र होता है, जो बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को दो भागों में बांटा जाता है: एक बीजपत्र वाले पौधों को एक बीजीपत्र तथा दो बीजपत्र वाले पौधों को द्विबीजीपत्र कहा जाता है। पौधों के वर्गीकरण का आलेख चित्र 7.11 में दर्शाया गया है। पादप
पादप शरीर बिना विभेदन के थैलोफाइडा और विभेदित पादप शरीर बिना संवहनी ऊतक के ब्रायोफाइडा और संवहनी ऊतक सहित होते हैं बीज रहित टेरिडोफाइडा। बीज उत्पादित करने वाले फेनोरोगम। फिर उसमें फर्दर डिवाइडेड है नग्न बीजी और फलों में बंद बीज वाले। नग्न बीजी में जिम्नोस्पर्म और फलों में बंद बीज वाले एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में फिर से डिवाइड है, 2 बीज पत्र वाले बीज है, द्विबीजपत्री, 1 बीज पत्र वाले, 1 बीजपत्री। ये पादपों का वर्गीकरण है। फिर है क्रियाकलाप 7.2। भिगोए हुए चने, गेहूं, मक्का, मटर और इमली के बीज लीजिए। भिगे हुए बीज जल अवशोषण के कारण नरम हो जाते हैं। इन बीजों को 2 भागों में बांटने का प्रयास कीजिए। क्या इनमें सभी के बीज फटकर 2 बराबर भागों में बट जाते हैं? जिन बीजों में 2 दालें दिखाई देती है वे द्विबीजपत्री है। जो नहीं फूटते, दालें नहीं दिखाई देती, वे एक बीजपत्री कहलाते हैं। अब इन पौधों की जड़ों, पत्तियों और फूलों को देखें। क्या ये जड़ें मूसला है या रेशेदार? क्या पत्तियों में समांतर या जालिकावत शिरा विन्यास है? इन पौधों के फूलों में कितनी पंखुड़ियां हैं? क्या आप एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री पौधों के अधिक लक्षण अपने अवलोकन के आधार पर लिख सकते हैं? एनिमेलिया। इस वर्ग में यूकेरियोटिक बहुकोशिका विषमपोषी जीवों को रखा जाता है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं और शारीरिक संरचना और विभेदीकरण के आधार पर इसका आगे वर्गीकरण किया गया है। पोरीफेरा। पोरीफेरा का अर्थ है छिद्रयुक्त जीवधारी। ये अचल जीव है जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण और बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है। जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है उन्हें सामान्यतः स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उदाहरणतः साइकोन, यूपेलेक्टेला, स्पॉन्जिला इत्यादि। कुछ उदाहरण चित्र 7.12 में दर्शाए गए हैं। सिलेंटेरेटा जलीय जंतु है। इनका शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का होता है। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों, आंतरिक तथा बाह्य परत का बना होता है। इनकी कुछ जातियां समूह में रहती है जैसे कोरल, और कुछ एकांकी होती है जैसे हाइड्रा। उदाहरण तो हाइड्रा समुद्री एनीमोन, जेलीफिश इत्यादि। प्लेटीहेल्मिंथीज। पूर्ण वर्णित वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, अर्थात शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है। इनका शरीर त्रिकोरक होता है, अर्थात इनका ऊतक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों से हुआ है। इससे शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के अस्तर बनते हैं तथा इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा का भाव होता है जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। इनका शरीर पृष्ठधारी तथा चपटा होता है, इसीलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु और लीवर फ्लूक जैसे परजीवी है। उदाहरण के लिए चित्र 7.14 देखें। निमेटोडा। ये भी त्रिकोरक जंतु है तथा इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, लेकिन इनका शरीर चपटा न होकर बेलनाकार होता है। इनके देह गुहा को कूटसिलोमा कहते हैं। इनमें ऊतक पाए जाते हैं परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। इनको शारीरिक संरचना भी त्रिकोरिक होती है। यदि अधिकांशतः परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि इत्यादि कुछ उदाहरण में दिखाए गए हैं। एनीलिडा। एनीलिडा जंतु द्विपार्श्व सममित एवं त्रिकोरिक होते हैं एवं इनमें वास्तविक देह गुहा भी पाई जाती है। इससे वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं, अतः अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। यह भिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है। जलीय एनीलिडा अलवण और अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन
तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। उदाहरणतः केचुआ, नेरिस, जोंक इत्यादि। ऑन्थ्रोपेंडा ऑन्थ्रोपोडा यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और शरीर खंडयुक्त होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। दोह गुहा रक्त से भरी होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। कुछ सामान्यतः उदाहरण हैं झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े इत्यादि। मोलस्का इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इनकी देह गुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांशतः मोलस्क जंतुओं में कवच पाया जाता है। इनमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। उदाहरणतः घोंघा, सीप इत्यादि। इकाइनोमेटा ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ है जाहक, हेजहॉग तथा डर्मा का अर्थ है त्वचा। अतः इन जंतुओं की त्वचा कीटों से आच्छादित होती है। ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु है। ये देह गुहायुक्त त्रिकोणिक जंतु है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। उदाहरणतः स्टारफिश, समुद्री ऑर्चिन इत्यादि। प्रोटोकॉर्डेटा ये द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोणिका तथा देह गुहायुक्त जंतु है। इसके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड। ये नए लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। नोटोकॉर्ड छड़ की तरह की एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। यह पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है जिससे चलन में आसानी हो। प्रोटोकॉर्डेड जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड नहीं उपस्थित रह सकता। ये समुद्री जंतु है। उदाहरणतः बेलेनाग्लोसस, हर्डेमेनिया, एम्फियोकस इत्यादि। बर्डीपेडा कशेरुकी इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड अतः कंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है एवं पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है जो इन्हें चलने में सहायता करती है। वर्टिब्रेंट द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोणिका देह गुहा वाले जंतु हैं। इनमें ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड, पृष्ठनली, कशेरुकी तंड, मेरुरज्जु, त्रिकोणिक शरीर, युग्मित क्लोमथेली, देह गुहा। वर्टिब्रेडा को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी है। इनकी विशेषता लंबे ईल के आकार का शरीर, गोलाकार मुख एवं शल्क रहित चिकनी त्वचा का होना है। यह बाह्य परजीवी होते हैं जो दूसरे कशेरुकों में संबद्ध हो जाते हैं। उदाहरणतः पेट्रामाइजोन, एक मिक्सिन हैंग मछली। मत्स्य ये मछलियाँ हैं जो समुद्री और मीठे जल दोनों सतहों पर पाई जाती है। इनकी त्वचा शल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है तथा यह अपनी मांसल पूंछ का उपयोग तैरने के लिए करती है। इनका शरीर धारारेखीय होता है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये असमतापी होते हैं तथा इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। ये अंडे देती है। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है जैसे शार्क। अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है जैसे ट्यूना, रोहू। उदाहरण के लिए चित्र 7.22a और 7.22b देखें। यहाँ पर जो मछली दी गई है वो सिनक्यूरोपस स्प्लेडिटिस, मेनेड्रोनिड फिश, टेरोइस बोलिटन्स लॉइन फिश और कालोफायरीन जॉर्डानी एंगर फिश, विद्युत रे टारपीडो, स्टिंगरे, दशरे और स्लाइरोडोन ये फिश दी गई है। कुछ मत्स्य
है ये लेब्यूरोहिता, नर हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिडस उड़न मछली और एनाबॉस क्लाइंबिंग पर्च। जल स्थलचर ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें श्लक नहीं पाए जाते हैं। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। शल्क नहीं होते इनमें तथा हृदय त्रिकक्षीय होता है। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होते हैं। वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। ये अंडे देने वाले जंतु है। ये जल तथा स्थल दोनों पर ही रह सकते हैं। उदाहरण मेढक, सिलामेंडर, टोन इत्यादि। सरीसृप ये असमतापी जंतु है। इनका शरीर शल्कों द्वारा ढका होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय सामान्य त्रिकक्षीय होता है लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। वृक्क पाया जाता है। ये भी अंड देने वाले प्राणी हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं तथा जल स्थलचर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उदाहरणतः कछुआ, सांप, छिपकली और मगरमच्छ। पक्षी ये समतापी प्राणी होते हैं। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर परों से ढका होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा जाता है। स्तनपायी ये समतापी प्राणी है। हृदय 4 कक्षीय होता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। इनकी त्वचा पर बाल, श्वेत और तेल ग्रंथियां पाई जाती है। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं जैसे इकिडना, प्लेलेटिपस। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे मार्सुपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। उदाहरण चित्र 7.26 में दिखाए गए हैं जहाँ बिल्ली, मनुष्य, चूहा और चमगादड़ कुछ स्तनपायी जीव है। नाम पद्धति जीवों के वर्गीकृत नाम की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर दिया गया है कैलोरस लिनियस कॉल्डेबॉन लीने का जन्म स्वीडन में हुआ था। वे पेशे से डॉक्टर थे लेकिन पौधों के अध्ययन में उनकी खासी दिलचस्पी थी। 22 वर्ष की आयु में पौधों पर उनका पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ। एक धनी अधिकारी के यहाँ नौकरी करते हुए उन्होंने अपने मालिक के बगीचे में पौधों की विविधता का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी। इस विषय पर उनके 14 शोध पत्र भी प्रकाशित हुए। उनके द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली में पौधों को सरल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे उनकी पहचान हो सके। निम्नलिखित जंतुओं और पौधों के नाम जितनी भाषाओं में संभव हो सके आप बताइए। चीता, मोर, चींटी, नीम, कमल और आलू। इनमें सभी के नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग दिए गए हैं। इसलिए जब कोई एक भाषा में जीव की बात कर रहा हो तो हो सकता है कि दूसरी भाषा में जानने वाला समझ ही न पाए। इस समस्या का हल वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर उसी प्रकार हल किया जैसे विभिन्न रासायनिक तत्वों को संकेत में निरूपित करके किया गया। इसी प्रकार किसी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में वह उसी नाम से जाना जाता है। नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं वह सबसे पहले कैरोलस लिनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई। वैज्ञानिक नाम पद्धति प्रणाली जीवों की एक दूसरे में पाई जाने वाली समानता और असमानता पर निर्भर करती है। हालांकि नाम पद्धति में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते बल्कि केवल जीनस और स्पीशीज का ही ध्यान रखा जाता है। नाम पद्धति के लिए दुनिया भर में कुछ विशेष बातों पर विचार किया जाता है जैसे जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए, प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए,
छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नामक इटैलिक से लिखे जाते हैं। जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीशीज दोनों को अलग अलग नहीं रेखांकित कर दिया जाता है। यहाँ पर प्राणी का वर्गीकरण किया गया है। प्राणी कोशिका स्तर की संरचना और उत्तक स्तर की संरचना। कोशिका स्तर की संरचना में पोरीफेरा, जिसमें आगे है बाह्य त्वचा, जठर त्वचा के बीच कोई देह गुहा नहीं, और सिलेटेरा और प्लेटी हेमेंथीज। कूट देह गुहाधारी है। निमेटोडा देह गुहाधारी में है। भ्रूण के विकास के समय कोशिका में मेस्टोडर्म की कोशिका का विकास, जिसमें एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा है, और अंतस्तर की एक थैली में देहगुहा का बनना है, जिसमें निटोकॉर्ड विहीन है, नोटोकॉर्ड युक्त है। नोटोकॉर्ड विहीन में है इकाइनोडर्मेटा और नोटोकॉर्ड युक्त में है कॉर्डेटा। फिर उसके बाद कॉर्डेटा में है लार्वा में अवशेषी नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, जिसमें प्रोटोकॉर्डेटा है, और वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकॉर्ड का प्रतिस्थापन है। कशेरुकी के बाद है यहाँ पे जबड़ा रहित ईल के आकार का गोलाकार मुख, शल्क रहित चिकनी त्वचा, साइक्लोस्टोमेटा, और शल्क का बाह्य कंकाल अस्थि उपास्थि का अंत कंकाल क्लोम द्वारा श्वसन मत्स्य। लार्वा में क्लोम अधिकतर, शल्क अधिकतर। वयस्क में फेफड़ों श्लेष्मा युक्त त्वचा जो जल तलचर है। शल्क का बाह्य कंकाल जल के बाहर अंडे देना। सरीसृप पंखों का बाह्य कंकाल जल के बाहर अंडे देना, उड़ने की क्षमता पक्षी। बाल का बाह्य कंकाल बाह्य कर्ण, अधिकतर शिशुओं को जन्म देने वाले स्तनपायी। यह है जंतु का वर्गीकरण। अब हम क्रियाकलाप 7.4 पढ़ते हैं। किन्हीं 5 जंतुओं और पौधों के वैज्ञानिक नाम का पता लगाइए। क्या उनके वैज्ञानिक नामों और सामान्य नामों से कोई समानता है? आपने क्या सीखा? वर्गीकरण जीवों की विविधता को स्पष्ट करने में सहायक होता है। जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत करने के लिए निम्न विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। नंबर 1, कोशिकाएं संरचना, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी। बी, जीव का शरीर एक कोशिका अथवा बहुकोशिका जीवों की संरचना जटिल होती है। सी, कोशिका भित्ति की उपस्थिति और स्वपोषण की क्षमता। उपरोक्त आधार पर सभी जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी एनिमलिया। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित है। प्लांटी एनिमलिया को उनकी क्रमिक शारीरिक जटिलता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है। शैवाल, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जंतु को 10 फाइलम में बांटा गया है। पोरीफेरा, सिलेटेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, पोटोकॉर्डा और कॉर्डेटा। द्विपद नाम पद्धति जीवों की सही पहचान में सहायता मिलती है। द्विपद नाम पद्धति में पहला नाम जीनस और दूसरा स्पीशीज का होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले।